हेलो स्टूडेंट्स। तो जो है आज की वीडियो है इसमें हम ट्वेल्थ क्लास की ज्योग्राफी जो है इंडियन ज्योग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड हम उसके बारे में देखेंगे। बेसिकली देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है जब हम कभी भी वस्तु और सेवाओं के लेन देन को करते हैं तो उसको बेसिकली हम व्यापार कहते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेसिकली जो ट्रांजेक्शन होती है, जो लेन देन होता है, ये आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर किया जाता है। अब देखिए, जब हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, जब हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जिक्र रहता है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है कि सभी देश आज की डेट में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं हमेशा क्या है, आयात और निर्यात आधारित होता है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ऑल कंट्रीज इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेस्ड। देखिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब जगह पर होगा। अक्रॉस दी वर्ल्ड आप देखोगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें तीन ही रास्ते यूज किए जाते हैं: स्थल, जल और वायु। सबसे ज्यादा यूज होता है वो है जल मार्ग, उससे कम वायु मार्ग, और सबसे कम यूज होने वाला है स्थल मार्ग। अब अगर आप देखें तो एक नाम आता है पृष्ठ प्रदेश। पृष्ठ प्रदेश या हिंटरलैंड, इनका मतलब देखिए, पहले समझिएगा कि जैसे जहां पर भी उद्योग लगते हैं तो उनके आसपास कुछ औद्योगिक बस्तियां स्थापित होती है ना, यानी जहां पर मजदूर वगैरह रहते हैं, तो वो औद्योगिक एरियाज हो जाते हैं। तो वैसे ही होते हैं पृष्ठ प्रदेश या हिंटरलैंड, यानी बंदरगाहों के आसपास वाले एरिया हैं जो बंदरगाहों की सेवा तो करते हैं और इसी से सेवा भी प्रोवाइड अपनी प्राप्त करते हैं कि बंदरगाहों पे जो सामान आ रहा है उसी पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बंदरगाह इनको रोजगार दे रहा है, ये बंदरगाह को काम करके दे रहे हैं, इस तरीके से। और ये जो एरियाज होते हैं बंदरगाह को रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अगर कोई एक बंदरगाह है, इसके आसपास एक एरिया डेवलप कर दिया गया और इस एरिया के बाद यहाँ पर सड़कें भी होंगी और यहाँ पर जल मार्ग भी देखने को मिलेगा। पृष्ठ प्रदेश जो होते हैं इनकी सीमाओं का जो सीमांकन है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। द बाउंड्रीज ऑफ द पेज रीजन आर डिफिकल्ट टू डेमोक्रेट। तो अब इसमें आप बात करोगे जब डिमार्केट की, कि सीमांकन की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसको फिक्स नहीं कर सकते कि आज आपने देखा कि हाँ ये 100 बीघे में फैला हुआ है। जरूरी नहीं हमेशा 100 बीघे में रहेगा, कल को ये 150 बीघे भी हो सकता है। हो सकता है कल को 90 बीघे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्लियर है इतना? तो बेसिक ये याद रखिएगा कि पृष्ठ प्रदेश का मतलब किससे है, वो एरियाज जो क्या करते हैं, बंदरगाहों की सेवा करते हैं और बंदरगाहों से ही सेवा प्राप्त करते हैं। अब इसके अलावा देखिए, आज के टाइम में सिर्फ अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत से वस्तुएं हैं ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रूप में देखी जाती हैं। कि हम काफी सारी चीजें जो है अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबको एक्सपोर्ट भी करते हैं और काफी सारी चीजें जो हम चाइना, अफगानिस्तान, इसराइल, इन सबसे इंपोर्ट भी करते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। देखिए, अब भारत के निर्यात संगठन के बदलते स्वरूप, जैसे द चेंजिंग फॉर्मेट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। की एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किससे है कि जो आज तक हमने निर्यात करा है, क्या सभी हमेशा एक चीजों पे निर्यात करा है हमने? तो जवाब है नहीं। हमारे टाइम के साथ क्या है, जरूरतें चेंज होती हैं और इन्हीं जरूरतों की वजह से आयात और निर्यात दोनों हमेशा चेंज होते हैं। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो जो परंपरागत वस्तुएं हैं, परंपरागत या ट्रेडिशनल कमोडिटीज हैं, जैसे जो पहले से निर्यात हो रही हैं, अब उनके अंदर क्या है, गिरावट आई है, हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। लाइक कैज्यू, उसके अलावा दालें या पल्स, ये सारी चीजें क्या है, पहले बहुत निर्यात होती थी लेकिन आज की डेट में क्या है, कम निर्यात हो रही हैं। उसके अलावा जो कृषि उत्पाद है हमारे देश के, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर क्या है, एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी गई है। ताजे फल हो गए, समुद्री उत्पाद हो गए, चीनी वगैरह हो गई, इनका जो एक्सपोर्ट है लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन और खनिज जो है, इनके निर्यात में जाहिर सी बात है कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसका निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। आयात की तुलना में निर्यात की जो कीमत होती है हमेशा अधिक होती है। द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इज हायर देन दैट ऑफ इम्पोर्ट्स। देखिए, सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट या निर्यात करने का मतलब किससे है कि आप चीजों को बेच रहे हैं। तो अधिक मूल्य का मतलब क्या है कि जब चीजों को बेचोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, कीमत मिलेगी, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इंपोर्ट करते वक्त आप खर्च कर रहे हो, इट मीन्स वो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक। क्लियर है इतना? उसके अलावा हमारा आता है भारत के आयात संगठन के बदलते स्वरूप। जैसे निर्यात हमेशा बदलता रहता है जरूरत के साथ साथ, वैसे ही आयात भी हमेशा क्या है हमारा, बदलता रहता है। चेंजिंग फॉर्मेट ऑफ इंपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिए, 1960 का दशक जब था तो उस समय हमारे पास खाद्य संकट था, हमारे पास उद्योग वगैरह नहीं थे, तो हम लोगों ने उसी टाइप की वस्तु आयात करी। जैसे खाद्य वस्तुएं हो गई, फूड ग्रेन्स हो गए, उसके अलावा पूंजीगत माल हो गया, कैपिटल गुड्स हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब हमने क्या करा, आयात करा, यानी बाहर से चीजों को खरीदा। लेकिन 1970 तक आते आते हमारी स्थिति चेंज हो गई।
अब हमारे देश में हरित क्रांति चल रही थी, तो इसलिए हमने क्या है, उर्वरक और पेट्रोलियम, जो फर्टिलाइजर्स थे और पेट्रोलियम था, ये हमने बहुत ज्यादा आयात करा। निर्यात की तुलना में आयात की कीमत अधिक है, क्योंकि आप जब आयात करते हो तो आप चीजें क्या है, खर्च मतलब पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। उसके अलावा अधिक आयात से विदेशी मुद्रा भंडार जो है कम होता है। एक बेसिक याद रखिएगा, अगर आप आयात कर रहे हो यानी चीजों को खरीद रहे हो, अब खरीदने का मतलब क्या है कि आप जब पेमेंट करोगे आप अपनी करेंसी में नहीं करोगे, जो आपने विदेशी मुद्रा इकट्ठी कर रखी है, जैसे डॉलर वगैरह इकट्ठा कर रखे हो, तो आपको उसमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ज्यादा आयात करने का मतलब क्या है कि ज्यादा पेमेंट करोगे, जिस चक्कर में आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। और विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो जो आपका डेवलपमेंट है ये भी क्या है, बाधित होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका, देखिए पहली बात तो हम लोग आज की डेट में वायु परिवहन हम बहुत कम यूज करते हैं, कोई भी देश होता है वो बहुत कम यूज करता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसमें आप लिमिटेड सामान ले आ सकते हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें होती हैं, एक्सपेंसिव भी होता है, खर्चीला भी होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को भेजते हैं जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस वाली है, लंबी दूरी वाली है, और हमें कम से कम समय में भेजना है, और जिनकी कीमत क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इन दो टाइप की चीजों को हम भेजते हैं, किससे? वायु मार्ग से। और भारत की अगर आप बात करो तो भारत में इस वक्त टोटल 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 112 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। और वायु परिवहन से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो बहुत ज्यादा दुर्गम एरियाज हैं, जो इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं, उन एरियाज तक भी आप वायु मार्ग के थ्रू आप कुछ भी एरिया, कुछ भी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार देश को कैसे लाभ पहुंचाता है, हाउ कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए बेसिक याद रखिएगा, दो ही चीजें हैं इंटरनेशनल व्यापार में, एक रहता है आपका एक्सपोर्ट और दूसरी तरफ रहता है आपका इम्पोर्ट। अगर इम्पोर्ट आप कर रहे हो तो आपका विकास बाधित होगा, क्योंकि आप खर्च कर रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, आप कमा रहे हो, तो यानी ज्यादा एक्सपोर्ट का मतलब आपका विकास ज्यादा होगा, ज्यादा इम्पोर्ट का मतलब आपका विकास कम होगा। तो ये फर्क याद रखिएगा। देखिए निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था सदैव क्या होती है, विकास के स्तर को दिखाती है। एन एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ऑलवेज इंडिकेट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि जितना ज्यादा निर्यात विकास उतना ज्यादा माना जाएगा। और जितना ज्यादा आयात करोगे, विदेशी पूंजी भंडार जो है आपका, फॉरेन कैपिटल रिजर्व जो है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका विकास भी कम होगा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है, इसकी वजह से जो दूसरे देश है वो आपके साथ जुड़ते हैं, और आपके देश में भी क्या है, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, कि वो क्या करेंगे, अपनी इंटरनेशनल करेंसी को आपको देंगे कि हाँ जी हमें आपके देश में ये इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसी विदेशी एफडीआई के रूप में ही आपके पास क्या आती है, विदेशी पूंजी आती है। और एफडीआई जितना ज्यादा होगा, विदेशी पूंजी उतनी ज्यादा होगी, और इन द एंड आपका विकास भी उतना ज्यादा होगा। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, जो आयात निर्यात पर आधारित होता है, इन सब से, आयात निर्यात से हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, हमारी नीड्स का फुलफिलमेंट होता है। उसके अलावा जो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इससे जो देश होते हैं ये आपसी सहयोग में बनते हैं, लाइक इनके बीच में आर्थिक सहयोग बनना स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे की आवश्यकता के समय पूर्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें, देखिए पहली बात तो भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उसमें 70 से 80% जो व्यापार होता है वो किससे होता है, हमारा जल मार्ग से। और इन जल मार्गों में बंदरगाह जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत के जो बंदरगाह हैं, बेसिकली इनको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह। अब देखिए पूर्वी बंदरगाह का मतलब क्या हो गया, अगर इसको दो हिस्सों में बांट दें, और इन दो हिस्सों की अगर हम बात करें, इन दो हिस्सों में क्या रहेगा, एक साइड जो रहेगा हमारा ईस्टर्न हिस्सा आ जाएगा, और एक साइड हमारा वेस्टर्न हिस्सा आ जाएगा। ईस्टर्न में ये चीज याद रखिएगा, जो हमारा ईस्टर्न है, कोलकाता वाले साइड के जो बंदरगाह रहेंगे ये हमारे ईस्टर्न बंदरगाह रहेंगे, और जो हमारे दूसरी पर गुजरात वाली साइड के रहेंगे ये हमारे पश्चिमी बंदरगाह रहेंगे। जब आप इनकी बात करते हैं तो बेसिकली अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे पश्चिम में आप देखोगे कंडाला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, नावा शेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, मर्मगोआ, न्यू मंगलोर, कोच्चि या कोचीन। बट ईस्ट में जाओगे तो आप तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, हल्दिया, कोलकाता, इस टाइप के आपको बंदरगाह देखने को मिलते हैं। अब देखिए बंदरगाहों की बात करें, सबसे पहला जो बंदरगाह है हमारा, कांडला पत्तन या कांडला पोर्ट के रूप में देखा जाता है। जो ये बेसिकली ये कच्छ की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है, बिल्कुल उसके हेड पर स्थित है यहाँ पर। और इसको जो डेवलप किया गया था, बेसिकली मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए डेवलप किया गया था। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, वहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा वर्कलोड को कम करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। और यहाँ पर जो ज्यादातर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं वो पेट्रोलियम या फर्टिलाइजर्स या उर्वरक के रूप में देखने को मिलते हैं।
उसके अलावा हमारा आता है मुंबई पोर्ट या मुंबई पत्तन। जब मुंबई पत्तन की बात करते हैं तो बेसिकली ये कहने के लिए क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो अंग्रेजों के टाइम पे डेवलप हुआ और आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, वो है मुंबई बंदरगाह। इस बंदरगाह से जो व्यापार होता है बेसिकली आपका मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट वगैरह, उसके साथ साथ भूमध्य सागरीय देश, उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सब के साथ व्यापार देखने को मिलता है। और मुंबई पत्तन पे ही सबसे बड़ा तेल टर्मिनल भी है, कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल भी देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारे पास दो पोर्ट आते हैं, जिनमें पहला आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दूसरा आता है मर्मगांव पोर्ट। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये नावा शेवा में स्थित है। नावा शेवा मुंबई के पास एक छोटी सी लोकेशन है, वहां पर स्थित है, इसीलिए इसको नावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, दो नाम है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और उसके साथ साथ नावा शेवा पोर्ट, दोनों का मतलब एक ही है। और उसके अलावा स्टेट की बात करोगे तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। उसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा कंटेनर जो पोर्ट वाला है, कंटेनर वाला पोर्ट जो है, वो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके साथ साथ इसको भी जो डेवलप किया गया था वो मुंबई के वर्कलोड को ही कम करने के लिए डेवलप किया गया था। मर्मगांव पोर्ट बेसिकली ये गोवा में स्थित एक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो दक्षिण भारत में कुछ इस साइड वाले एरियाज में चलती है ना, इस साइड वाली रेलवे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मर्मगांव पोर्ट पर जितनी भी चीजें आती हैं वो इस कोंकण रेलवे के थ्रू ही अलग अलग एरियाज में सप्लाई की जाती हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है लोह अयस्क जो है और एक्सपोर्ट, आयरन और जो एक्सपोर्ट्स है उनको संभाला जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा शेवा दोनों एक ही और कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। मर्मगांव पोर्ट कहाँ पर स्थित है, गोवा में। उसके अलावा न्यू मंगलोर पोर्ट की बात आती है तो बेसिकली ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। और ये एक महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका लो अयस्क आयरन कोर, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खाद्य तेल, कॉफी, चाय, ग्रेनाइट, पत्थर, इन सब का निर्यात बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए दो तीन चीजें तो फिक्स है, एक आपका लो अयस्क है, एक उर्वरक है और पेट्रोलियम है। ये तीन नाम आप किसी भी बंदरगाह में डाल सकते हैं कि हाँ इन तीन चीजों का निर्यात यहाँ से किया जाता है। और ये स्टेट्स याद रखिएगा, ये आपको मैप भरने में आसानी रखेंगे कि न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा कोच्चि पोर्ट की बात आती है तो कोच्चि पोर्ट जो है बेसिकली ये आपका अरब की रानी के नाम से प्रसिद्ध रहता है। और सबसे ज्यादा जो कोच्चि पोर्ट है इसमें जो रूट इस्तेमाल किया जाता है वो अरब सागर का ही रूट है, इसीलिए इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अब इसमें आप देखोगे तो कोच्चि बंदरगाह जो है ये सुएज कोलंबो मार्ग से करीब में स्थित है। सुएज कोलंबो, सुएज नहर जो है वो ब्रिटेन से जो स्टार्ट होके अब श्रीलंका तक आ रही है ना, कोलंबो तक, इसी के पास जो है भारत में यहाँ पर ये पोर्ट स्थित है। इसलिए क्या है, ये एक इंटरनेशनल मार्ग का हिस्सा भी है। और ये केरल, दक्षिण दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु, इन सब की जरूरतों को पूरा करता है। तो ये चीज याद रहेगा, न्यू मंगलोर पोर्ट जो है ये आपका कर्नाटक में है। तीन चीजें फिक्स रखिएगा, लौह अयस्क, उर्वरक और पेट्रोलियम, इसका निर्यात सभी जगहों से होता है। कोच्चि पोर्ट जो है ये आपका अरब की रानी से प्रसिद्ध है। और जो कोच्चि बंदरगाह है ये सुएज कोलंबो मार्ग के बिल्कुल पास स्थित है। सुएज कोलंबो जो है एक इंटरनेशनल रूट है। और ये कोच्चि पोर्ट जो है ये केरल, तमिलनाडु, पश्चिम तमिलनाडु, इन सब की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा आता है हमारा कोलकाता पोर्ट। देखिए कोलकाता पोर्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग में अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो है हुगली नदी पर है। नदी का नाम याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है हमेशा कि हुगली, जो कोलकाता पोर्ट है कौन सी नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर। और इसके अलावा इसके जो भीतरी इलाके, लाइक ये कहाँ कहाँ की जरूरतों को पूरा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्य, सबकी आवश्यकता पूर्ति यही करता है। और ये पोर्ट जो है हमारे लिए एक इनकम का सोर्स है, क्यों, क्योंकि ये भारत सरकार नेपाल, भूटान, इन जैसे देश जिनके पास कोई बंदरगाह नहीं है उनको एज अ रेंट या सुविधा के रूप में प्रदान करती है। उसके अलावा आता है हमारा हल्दिया पोर्ट या हल्दिया पतन। बेसिकली कोलकाता पोर्ट से ही 105 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। और इसका निर्माण क्या था कि कोलकाता पे जब बंदरगाह पर दबाव ज्यादा बढ़ रहा था तो उस दबाव को कम करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। और यहाँ से भी सेम वही तीन चीजें उठा लीजिए, बिल्कुल घिसी-पिटी, लौह अयस्क हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, उर्वरक, इन सब चीजों को यहाँ से ज्यादा निर्यात किया जाता है। उसके अलावा आता है हमारा पारदीप पोर्ट। पारदीप पोर्ट जो है बेसिकली महानदी डेल्टा में स्थित है। और ये कटक से लगभग लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है। अब उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है।
और यह बड़े जहाजों के लिए बहुत उपयुक्त है। सबसे गहरा का मतलब क्या हो गया, जो जहाज जितना ऊपर से बड़ा होगा वो उतना ही नीचे से ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो इसीलिए क्या है, बड़े बड़े जहाज इसमें बहुत आसानी से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है और यहाँ से लौह अयस्क बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। उसके अलावा आता है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट, वाइजैक पोर्ट भी जिसे कहते हैं। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, सेम वही लौह अयस्क, पेट्रोलियम और उर्वरक आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए, इन सब का निर्यात किया जाता है। और बेसिकली क्या है, ये बंदरगाह का जो मुख्य क्षेत्र है ये आंध्र का पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये भूमि पर आधारित बंदरगाह है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास क्या है, ये सारा पहाड़ी का इलाका देखने को मिलता है। उसके अलावा आता है हमारा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है बेसिकली चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। और इसमें क्या है, चेन्नई का एक कृत्रिम बंदरगाह के रूप में से देखा गया और 1868 में से बनाया गया था। और ये बड़े जहाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। बड़े जहाजों के लिए उपयुक्त ना होने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर गहराई कम है। गहराई अगर कम होगी तो बड़े जहाज नहीं आ पाएंगे, इसी टाइप के छोटे छोटे जहाज आते रह जाएंगे। अगर गहराई ज्यादा होगी तो बड़े जहाजों के लिए भी ये थोड़ा सा अच्छा माना जाए। उसके अलावा एन्नोर पोर्ट, जो तमिलनाडु और पौंडीचेरी इन दो की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और इन्हीं के पास स्थित है। और एन्नोर पोर्ट जो है बेसिकली चेन्नई पोर्ट की जो दबाव है उसको कम करने के लिए डेवलप किया गया था। उसके अलावा तूतीकोरन, तूतीकोरन भी देखिए यही है। ये दोनों पोर्ट ऐसे हैं जो चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए बनाए गए हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या है, कई प्रकार की चीजें निर्यात होती हैं, लाइक कोयला, नमक, खाद्यान्न तेल, रसायन, फर्टिलाइजर, सारी चीजों का निर्यात यहाँ से किया जाता है। देखिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो पतन होते हैं, जो पोर्ट होते हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? प्रवेश द्वार मतलब एंट्री गेट, कि आप इसके बिना क्यों नहीं घुस सकते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। क्योंकि आज के टाइम में जो अधिकतर व्यापार होता है वो कहाँ से होता है? बंदरगाहों से होता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड टेक प्लेस थ्रू पोर्ट। उसके अलावा आयात निर्यात दोनों में ही सक्रिय भूमिका। देखिए, पोर्ट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आयात करोगे या सिर्फ निर्यात करोगे। जैसा आप इस डायग्राम को देख रहे हैं ना, कि ये आपके इंपोर्ट के लिए भी जरूरी है और ये आपके एक्सपोर्ट, दोनों में एक एक्टिव भूमिका निभाता है। और ये आपको विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा, लाइक आपको सभी टाइप की फैसिलिटी। आपको स्टोरेज चाहिए यानी सामान रखने के लिए जगह चाहिए, जगह दे देगा। आपको कंटेनर रखने की जगह चाहिए तो वो दे देगा। आपको अगर लेबर चाहिए तो ये लेबर भी आपको प्रोवाइड करवा देगा। और जितनी ज्यादा लंबी तट रेखा होती है उतना ज्यादा लाभ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं तट रेखा पर आधारित लाभ। अब बेसिकली यहाँ पर याद रखिएगा, आपके लिए एक तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा आते हैं इनके एमसीक्यू, कि हाँ जी कौन सा किस स्टेट में है। जैसे अगर आप देखोगे कच्छ की खाड़ी में आपका कौन सा है, कंडाला, तो कंडाला कौन से स्टेट में है? गुजरात में। उसके अलावा मुंबई और नाहवा शेवा, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में। मर्मगांव आपको गोवा में देखने को मिलेगा। न्यू मंगलोर आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कोचीन या कोची ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। तूतीकोरिन आपको तमिलनाडु में, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, ये तीनों आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। और मेन इसमें कौन सा है? चेन्नई। और मेन वाले का ही वर्कलोड कम करने के लिए एन्नोर बनाया गया और बाद में तूतीकोरिन पोर्ट बनाया गया। विशाखापट्टनम ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। पारादीप कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपका लास्ट बचता है हल्दिया और कोलकाता। ये आपको बेसिकली वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और जो आपका ये पारदीप वाला है, जिससे मैं माफी चाहूंगा, इसको ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।